बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड हेलो एवरीवन। हम लोग सोल ट्रेडर का टॉपिक पढ़ रहे थे और सोल ट्रेडर के टॉपिक के अंदर आज जो हम क्वेश्चन करने जाएंगे दिस इज क्वेश्चन नंबर 46। बोलता है के इज अ सोल ट्रेडर द फॉलोइंग बैलेंसेस वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑन 30th ऑफ अप्रैल 2017, यानी कि इसकी जो क्लोजिंग डेट होती है वो 30th ऑफ अप्रैल होती है। अच्छा जी, सबसे पहले आपको सवाल में वो देता है रेवेन्यू यानी कि सेल्स, फिर देता है परचेजेस, फिर देता है सेल्स रिटर्न। रिटर्न इनवर्ड्स का मतलब सेल्स रिटर्न होता है, अब तक हम बहुत अच्छी तरीके से जान चुके हैं। फिर वेजेस एंड सैलरीज दी हुई है, मोटर व्हीकल के कुछ एक्सपेंसेस हैं वो दिए हुए हैं, जनरल एक्सपेंसेस हैं वो दिए हुए हैं, रेंट रिसीबल है। अब याद रखिएगा रेंट रिसीबल जो ट्रायल बैलेंस में लिखा होता है इतना रेंट आपको मिल चुका है, ठीक है, ये रेंट 8500 का आप रिसीव कर चुके हो, ठीक है। फिर उसके बाद रेंट पेबल है, इसका मतलब ये आपका एक्सपेंस है, तो आप ये अपने एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद फिर आपको आगे वो बोलता है अच्छा, रेंट पेबल भी जो लिखा हुआ है तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ये 24,000 का रेंट आप पे कर चुके हैं, यानी कि ये अमाउंट आप पे कर चुके हैं ट्रायल बैलेंस में जो अमाउंट लिखी हुई होती है। अच्छा, आगे बोलता है कि मोटर व्हीकल की कॉस्ट है 40,000, कंप्यूटर की कॉस्ट है 55,000, फिक्स एंड फिटिंग्स की कॉस्ट है 1,500, और फिर आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया हुआ होता है। ये इस साल का ओपनिंग प्रोविजंस देता है ट्रायल बैलेंस के अंदर, यानी कि जब ये साल शुरू हुआ था तो इस साल के शुरू में इसने आपको बताया कि आपका जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है वो कितना है। यानी कि इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपकी अगर क्लोजिंग डेट, बिजनेस की जो क्लोजिंग डेट है, मैं थोड़ा सा ऊपर करके लिख देता हूं, अगर आपके बिजनेस की क्लोजिंग डेट है 30th ऑफ अप्रैल 2017, राइट, तो इसकी ओपनिंग डेट क्या होगी 1st ऑफ मई 2016। तो ये जो आपको प्रोविजन बना के देता है ना, ये प्रोविजन इस डेट का देता है, यानी कि ओपनिंग प्रोविजंस देता है आपको। तो यहाँ पे इसने ओपनिंग प्रोविजंस दिए में, यानी कि जब ये साल शुरू हुआ था 1st मई 2016 था, तो अब तक 1st मई 2016 तक, यहाँ पे हम डेट भी लिख लेते हैं, 1st मई 2016 तक आपका जो डेप्रिशिएट हो चुका था मोटर व्हीकल वो 12,000 से हो चुका था, जो कंप्यूटर है वो 17,000 से डेप्रिशिएट हो चुका था, और फिक्शन फिटिंग्स जो है वो 4,000 से डेप्रिशिएट हो चुका था, ठीक है। फिर उसके बाद आपको आगे बोलता है कि आपने एक 5% का बैंक लोन लिया हुआ था जो आपने 2022 में जाके पे करना है, इसका मतलब ये आपके बिजनेस की एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। फिर उसके बाद बोलता है बैंक इंटरेस्ट पेड। अब याद रखिएगा ये जो बैंक इंटरेस्ट पेड है इसका मतलब इतना इंटरेस्ट आप अब तक पे कर चुके हैं। फिर उसके बाद ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है, देखो 1st में 2016 की, तो ओपनिंग इन्वेंट्री होगी। हीट एंड लाइट का एक खर्चा है। उसके बाद फिर बोलता है कैश एट बैंक, यानी कि आपके बैंक के अंदर कितना कैश है, 15,400 डेबिट लिखा हुआ है, इसका मतलब बैंक करंट एसेट है। और अगर इसी जगह डेबिट के बजाय यहाँ पे वो क्रेडिट लिख देता है, इसका मतलब मेरा बैंक ओवरड्राफ्ट हो चुका है, यानी कि एक करंट लायबिलिटी बन चुका है। आगे आ जाए तो आगे वो आपको बोलता है कि आपके बिजनेस के कुछ ट्रेड पेबल्स हैं, फिर बोलता है आगे आपके कुछ बिजनेस के ट्रेड रिसीबल्स हैं, और उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है। अब याद रखिएगा जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी दिया जाता है वो ओपनिंग दिया जाता है 1st में 2016 का, यानी कि लास्ट ईयर का प्रोविजन था, इस साल का ओपनिंग बन जाएगा। फिर आपको कैपिटल दिया हुआ है, और फिर आपको कुछ ड्राइंग्स दी हुई है, तो ये बड़ी नॉर्मल सी चीजें हो गई। तो इसका मतलब जो भी चीजें मैंने येलो से मार्क कर दी वो सारी हमारी इनकम स्टेटमेंट रिलेटेड चीजें, और जो भी चीजें मैंने ब्लू से मार्क करी वो बैलेंस शीट रिलेटेड चीजें हैं। क्लियर? अच्छा जी, अब हम एडजस्टमेंट्स के ऊपर आते हैं। तो पहली एडजस्टमेंट देखें क्या बोलता है। आपको बोलता है इन्वेंट्री वाज वैल्यूड एट 32,450, तो ये 32,450 की आपकी इन्वेंट्री है, दो जगह पे रिकॉर्ड करोगे। एक कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाएगा इनकम स्टेटमेंट के अंदर, और एक करंट एसेट्स के अंदर जाएगा तुम्हारी बैलेंस शीट जब तुम बना रहे होगे। क्लियर? फिर उसके बाद बोलता है अगली बात, बोलता है ऑन 16th ऑफ अप्रैल 2017 गुड्स हैड बीन परचेज फॉर 7,500 कैश, दिस ट्रांजेक्शन हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स। बोलता है कि यार 16 अप्रैल, सबसे पहले तो तुम ये देखो कि क्या ये इस साल की ही परचेजेस हैं। सर 16 अप्रैल 2017 जो है ना, इसी साल के अंदर आया होगा। क्या 16 अप्रैल यहीं पे ही आया होगा इसी अकाउंटिंग पीरियड में? हाँ सर, 16 अप्रैल 2017 इसी अकाउंटिंग पीरियड में आया होगा, क्योंकि 30th ऑफ अप्रैल को जाके आप क्लोजिंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब हमने इस साल कुछ परचेजेस करी हैं, और जो हमने परचेज करी हैं वो कैश पे करी हैं। तो इसकी डबल एंट्री क्या बननी चाहिए? पहले तो जर्नल एंट्री बनाते हैं। भाई अगर तुम इसकी जर्नल एंट्री बनाओगे ना, तो जर्नल एंट्री ऐसे बनेगी, परचेजेस डेबिट हो जाएगी, देखो परचेजेस डेबिट हो जाएगी 7,500 से। और ये जो चीज है ये तुमने खरीदी किससे है? कैश के ऊपर खरीदी है। अब ऊपर अगर तुम आके देखो तो कैश अकाउंट, यानी कि वो उसने यहाँ पे कैश का डायरेक्ट तो अकाउंट कोई नहीं बनाया हुआ, लेकिन उसने यहाँ पे बैंक अकाउंट का जिक्र करा हुआ है कि बैंक अकाउंट में आपके पास इतने पैसे थे। तो इसमें से आपने ये पेमेंट करी होगी, तो यहाँ पे आप कैश या बैंक लिख दें, दोनों एक ही बात है। कितना आ जाएगा? 7,500। अब इसको तुमने एडजस्ट कैसे करना है? एडजस्ट करना बड़ा सिंपल है। जो तुम्हें ऊपर परचेजेस गिवन है ना, इस परचेजेस के अंदर तुम ऐड कर दो 7,500, और बैंक में से माइनस कर दो
500, यानी कि ये रहा तुम्हारा बैंक, तो इसमें से 7,500 माइनस कर दो, परचेजेस बढ़ गई और बैंक कम हो गया, ऐसे ही होगा। उसके बाद फिर तुम आगे आ जाओ जरा, अगली चीज तो बोलता है कि यार जर्नल एक्सपेंसेस है वर अक्रूड 3,500 एंड प्रीपेड 1,800। अब अगर तुम देखो तो यहाँ पे तुम्हारे पास जर्नल एक्सपेंसेस है 3,500 के, और वो अक्रूड है। अच्छा भाई, जर्नल एक्सपेंसेस वर अक्रूड 3,500 एंड प्रीपेड 1,800। अच्छा, अब अगर तुम नोटिस करो यहाँ पे, तो तुम्हारे जो जर्नल एक्सपेंसेस दिए हुए, इसके साथ तुमने करना क्या है। देखो, वो बोल रहा है कि यार आपके पास कुछ जर्नल एक्सपेंसेस हैं, वैसे तो ये बात लॉजिकल नहीं है, बट कुछ जगहों पे ऐसा होता भी है। यहाँ पे उसने बोला है कि भाई जो आपके जर्नल एक्सपेंसेस थे ना, वो अक्रूड थे 3,500 के। तो ऊपर आके देखो, तुम्हें जर्नल एक्सपेंसेस नजर आएंगे, तुम्हें जर्नल एक्सपेंसेस नजर आ रहे हैं, इसमें 3,500 का क्या है, अक्रूड है। तो अक्रूड को तुम क्या कर लोगे, इसको अक्रूड को तुम जर्नल एक्सपेंसेस के अंदर ऐड कर लोगे 3,500 का। और तुम्हारे पास जो जर्नल जर्नल एक्सपेंसेस हैं, वो कुछ प्रीपेड भी हैं, और वो प्रीपेड कितने के हैं, 1,800 के हैं। तो इस 1,800 के साथ क्या करोगे, जर्नल एक्सपेंसेस में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे 1,800। अब याद रखना कि जो 3,500 है, ये अक्रूड एक्सपेंस था, तो ये तुम्हारी करंट लायबिलिटीज में चला जाएगा, अदर पेबल्स के अंदर। और इसी तरीके से जो 1,800 का प्रीपेड एक्सपेंस है, ये तुम्हारा करंट एसेट्स में चला जाएगा, अदर रिसीवेबल्स के अंदर। देन फिर उसके बाद आगे वो बोलता है कि यार रेंट रिसीवेबल 4,500 वाज ओइंग। बोलता है जो तुम्हारा रेंट था, जो तुम्हें रिसीव करना था, उसका 4,500 का ऐसा अमाउंट है जो स्टिल ओइंग था। तो ये ऊपर आओ और रेंट रिसीवेबल के अंदर जाके तुम क्या करो, रेंट रिसीवेबल में जाके तुम ओइंग को ऐड कर लो। अब यहाँ पे तुम क्या करोगे, ऐड कर लोगे 4,500 का। क्यों? क्योंकि तुम्हें मिला कितना है, 8,500, और अभी तक तुम्हारा, और तुम्हें कितना रिसीव करना है, 4,500 मजीद रिसीव करना है। तो जब ये तुम्हें मजीद रिसीव करना है, तो ये भी तुम्हारी इस साल की इनकम है, तो इसको भी तुम अपनी इनकम्स में ऐड करोगे। क्लियर? अच्छा जी, अब सर ये 4,500 बैलेंस शीट में कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, तो देखो, ये तुम्हारे लिए एक लायबिलिटी है या एक एसेट है। ये पैसा तुमने देना है या पैसा ये तुमने लेना है किसी से। सर ये जो पैसा है ना, ये रेंट रिसीवेबल है। वी विल बी रिसीविंग द रेंट ऑफ 4,500 इन द कमिंग फ्यूचर। इट मींस दैट यू आर गोइंग टू रिसीव दिस अमाउंट, देयरफॉर ये आपका रिसीवेबल है, तो आप इसको अपना करंट एसेट मानेंगे। और अगर कोई एक्सपेंस अक्रूड होता, तो वो पेएबल हो जाता, क्योंकि वो तुमने इन फ्यूचर पे करना होता। तो याद रखिएगा कि अगर कोई इनकम है, रिसीव करनी है आपने, तो अक्रूड इनकम है, तो वो आपका रिसीवेबल है, और अगर अक्रूड एक्सपेंस है, तो वो आपका पेएबल है। क्योंकि अक्रूड इनकम का मतलब ये इनकम तुम फ्यूचर में रिसीव करोगे, तो वो तुम्हारा एसेट बन गया। और अक्रूड एक्सपेंस का मतलब ये एक्सपेंस तुम फ्यूचर के अंदर पे करोगे, तो तुम्हारी लायबिलिटी बन जाएगी वो। ठीक है? तो ऊपर अगर तुम देखो, तो यहां पे जो अक्रूड एक्सपेंस था, उसके ऊपर मैंने क्या लिखवाया, ये क्या है, तुम्हारी करंट लायबिलिटी। और यहां पे मैंने लाके क्या लिखवाया, ये क्या है, तुम्हारा करंट एसेट। क्यों? क्योंकि अक्रूड एक्सपेंस पे करना है और अक्रूड इनकम रिसीव करनी है, इस वजह से पे करने वाली चीज करंट लायबिलिटी, रिसीव करने वाली चीज करंट एसेट। क्लियर? बात समझ रहे? अब आगे सुनो। बोलता है द रेंट पेएबल इंक्लूड अ पेमेंट ऑफ 1,200 फॉर 6 मंथ्स एंडिंग जून 2017। अब बोल रहा है कि भाई आपका जो ऊपर रेंट है ना, उसके अंदर 12,000 रुपए का एक ऐसा अमाउंट है जो कि आपने नेक्स्ट 6 मंथ्स की पेमेंट करी है, और वो पेमेंट जो 6 मंथ्स कंप्लीट होंगे, वो 30 जून 2017 को जाके कंप्लीट होंगे। तो अब मुझे अगर अपना प्रीपेड कैलकुलेट करना हो, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 12,000 उठाऊंगा, और ये कितने मंथ्स की पेमेंट है, 6 मंथ्स की। हो सकता है 8 मंथ्स की होती, 9 मंथ्स की होती, तो मैं डिवाइड किससे करता, 8 9 से, लेकिन इस बार 6 मंथ्स की पेमेंट है, तो डिवाइड बाय 6। और इसको मल्टीप्लाई करूंगा कि कितने महीने का मैंने एक्स्ट्रा पे कर दिया। अब तुम सोचो, मेरा ईयर एंड कब हो गया था। सर आपका ईयर एंड हो रहा है 30 अप्रैल 2017 को। ये अभी हमने ऊपर भी ओपनिंग क्लोजिंग देख ली, और यहां पे भी लिखा हुआ है कि 30 अप्रैल 2017 को हमारी क्या हो रही है, हमारी क्लोजिंग हो रही है। बात समझ रहे? अब सुनिएगा जरा बात को गौर से, कि यार ये जो आपकी क्लोजिंग हो रही है 30 अप्रैल 2017 की, तो आपने कितनी आगे तक की पेमेंट करी हुई है। सर अप्रैल के बाद जितनी भी पेमेंट हमने करी हुई है, वो सारी प्रीपेड पेमेंट है। तो अप्रैल के बाद क्या आता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, मई जून, मई और जून, 2 महीने की आपने एक्स्ट्रा पेमेंट करी हुई है। तो 2 महीने से जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो मुझे पता लग जाएगा मैंने एक्स्ट्रा पेमेंट कितनी करी हुई है। तो कैलकुलेटर्स निकालते हैं, और कैलकुलेटर्स निकालने के बाद हम करते हैं 12,000 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 2, सो इट इज 4,000। तो मेरा 4,000 का क्या है, मेरा 4,000 का प्रीपेड रेंट एक्सपेंस है, प्रीपेड रेंट एक्सपेंस।
अब ये जो आपका प्रीपेड रेंट एक्सपेंस है 4000 का, तो अब इसको जरा गौर से देखिएगा, इसको जरा समझिएगा कि इसके साथ अब आपने ट्रीटमेंट क्या करनी है। भाई ऊपर आओ और रेंट पे जाओ, और रेंट पे जाने के बाद ये जो तुम्हारा रेंट पेबल गिवन है, इसमें से तुम्हारा जो प्रीपेड है वो कितने का आया 4000 का, तो 4000 इसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो। अब इस बाकी का जो 4000 है इसका करोगे क्या, इसको बैलेंस शीट में कहाँ रिकॉर्ड करोगे सर, ये आपका एक प्रीपेड एक्सपेंस है, तो ये भी आपका एक करंट एसेट बन जाएगा बैलेंस शीट के अंदर जाके, क्योंकि ये आपका पैसा है जो किसी और के पास पहले से रखा हुआ है, ये पैसा आपने अभी तक यूटिलाइज या यूज नहीं किया है। क्लियर। अब आप आगे आ जाएं, अगली एडजस्टमेंट पे चलते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में क्या बोलता है कि यार जो आपकी डेप्रिसिएशन है ना, इज टू बी चार्ज ऑन ऑल नॉन करंट एसेट ओन एट द एंड ऑफ द ईयर एज फॉलोज। जो तुम्हारी मोटर व्हीकल है उस पर 20% लगाना है आरबीएम, ठीक है जी। तो मोटर व्हीकल पे 20% पहले आरबीएम लगा देते हैं, फिर वापस आते हैं। अब अगर तुम ऊपर आके देखो तो तुम्हारी मोटर व्हीकल जो दी हुई है उसकी कॉस्ट कितनी है, उसकी कॉस्ट है 40,000 की, दिख रही है तुम लोग को। अच्छा, अब आरबीएम के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसकी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन माइनस करनी पड़ेगी नेट बुक वैल्यू निकालने के लिए। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना है, 12,000 है, तो इसमें से मैं क्या कर दूंगा, पहले 12,000 माइनस कर दूंगा। ठीक है। अब हम लोग कैलकुलेटर खोलते हैं, और कैलकुलेटर के ऊपर 40,000 माइनस 12,000, तो ये आ गया 28,000, यानी कि 28,000 की मेरे पास नेटबुक वैल्यू आ गई। 28,000 के ऊपर मैंने आरबीएम के थ्रू एक रेट चार्ज करना था, और वो रेट इसने कितना दिया हुआ था, रेट वॉज 20%। तो मैं क्या करूं, इसके ऊपर लाके रेट चार्ज कर देता हूं कितना, 20% का। तो भाई 28,000 का 20 डिवाइडेड बाय 100, सो इट इज 5600। ये कितना आ जाएगा, 5600 आ जाएगा। अब इसका क्या करना है, ये 5600 कहाँ चला जाएगा, ये तुम्हारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, तो इसको तुम इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर दोगे। और जब बैलेंस शीट के अंदर अपना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर रहे होगे, तो 12,000 में इस साल की डेप्रिसिएशन यानी कि 5600 तुम और ऐड कर दोगे, यानी कि बैलेंस शीट के अंदर दिस प्लस दिस दोनों जाएगा, और इनकम स्टेटमेंट में सिर्फ इस साल का एक्सपेंस जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। क्योंकि बैलेंस शीट जो बनती है वो तो एज एड बनती है, वो आपको बताती है कि अब तक टोटल कितना डेप्रिशिएट हो चुका है, अब तक तुम्हारे बिजनेस की पहले दिन से लेके आज तक क्या हालात है। और इनकम स्टेटमेंट आपको बताती है कि इस साल का क्या एक्सपेंस हुआ है, तो वो इस साल का एक्सपेंस 5600 है, और अब तक टोटल एक्सपेंस जो चार्ज कर चुके हो आप डेप्रिसिएशन का, वो 12,000 प्लस 5600 चार्ज कर चुके हो। क्लियर हो गई बात। अब आगे सुने जरा अगली बात। फिर वो बोलता है कि यार आपका जो कंप्यूटर है 25% पर एनम यूजिंग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, सेम काम करना है कंप्यूटर के साथ भी। अच्छा, इधर कितना परसेंटेज चार्ज करोगे, बस ये याद रखिएगा 25% चार्ज करनी है कंप्यूटर पे। होना वही है, आरबीएम यूज करना है। तो कंप्यूटर के लिए आरबीएम कैसे यूज करोगे, देखो कंप्यूटर है कितने का, 55,000 का। 55,000 में से उसका प्रोविजन माइनस कर दो, तो उसका प्रोविजन कितना है, 17,000 का। तो इसमें से पहले 17,000 माइनस करते हैं, और हमारे पास आ जाएगी नेटबुक वैल्यू। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 55,000 माइनस 17,000, राइट। सो इट इज 38,000, तो 38,000 की नेटबुक वैल्यू आ गई। अब इस 38,000 के ऊपर 25% चार्ज कर दो, तो तुम्हारे पास इस साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 25%, सो इट इज 500। ये जो 9500 आया, ये क्या आया है आपके पास, ये इस साल आपका जो कंप्यूटर इक्विपमेंट है उसका डेप्रिसिएशन आया, ये कहाँ चला जाएगा, इनकम स्टेटमेंट के अंदर। बैलेंस शीट में क्या करोगे, बैलेंस शीट के अंदर पहले से तुम्हारा कंप्यूटर 17,000 से डेप्रिशिएट हुआ था, इस साल 9,500 से और डेप्रिशिएट हो गया, तो दोनों ऐड करके वैल्यू बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड कर दोगे। फिर उसके बाद आगे आ जाओ, तो अगला जो नॉन करेंट एसेट है उसके बारे में क्या बोलता है, अगले नॉन करेंट एसेट के बारे में बोलता है फिक्शन फिटिंग्स 10% पर एनम यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। तो बोलता है जो फिक्शन फिटिंग्स है ना, उसके ऊपर 10% लगा दो, और मेथड कौन सा है, एसएलएम, यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब क्या है कि परसेंटेज किस पे चार्ज की जाएगी, कॉस्ट पे चार्ज की जाएगी। तो भाई फिक्शन फिटिंग्स की कॉस्ट कितनी है, 15,000 है, इसके ऊपर डायरेक्टली आप 10% चार्ज कर दें, कितना आंसर आ जाएगा, 1500 आ जाएगा इसका स्ट्रेट अवे। ठीक है, तो ये 1500 की डेप्रिसिएशन आ गई इस साल, तो ये 1500 कहाँ रिकॉर्ड करोगे, इनकम स्टेटमेंट के अंदर रिकॉर्ड कर दोगे। और जब अपनी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर रहे होगे बैलेंस शीट में, तो 4,000 प्लस 1500 करके रिकॉर्ड करोगे। क्लियर हो गई ये वाली एडजस्टमेंट भी। ठीक है, फिर उसके बाद आप आगे आ जाओ, अगली एडजस्टमेंट क्या है, अगली एडजस्टमेंट वो आपको बोलता है नंबर 7, ट्रेड रिसीबल्स ऑफ 2700 वर इररिकवरेबल। अब उसने क्या बोला कि भाई इस साल के आखिर में पता लगा है कि 2700 के ट्रेड रिसीबल्स इररिकवरेबल हो गए हैं, यानी कि बेडेड हो गए हैं। अब जब ये बेडेड हो गए 2700 के, तो पहली बात तो जब तुम अपनी इनकम स्टेटमेंट बना रहे होगे, तो इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए एक बेड डेट का एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे 2700 का, पहला काम तो ये हो गया। और दूसरा काम ये हो जाएगा, जो तुम्हारे ट्रेड रिसीबल्स है ना मेरा बेटा, अब ये देखो यहाँ पे जो तुम्हारे ट्रेड रिसीबल्स है ना, कितने के हैं, ये गिवन है 44,700 के, इसमें से तुम क्या कर दो, 2700 माइनस कर दो। तो मेरे ख्याल से ये चलें कैलकुलेट ही कर लेते हैं, 44,700 माइनस 2700, सो इट इज 40
42,000। तो तुम्हारे जो ट्रेड रिसीवेबल्स अब रिमेनिंग होंगे वो बैलेंस शीट में कितने जाएंगे? 42,000 के जाएंगे। क्यों सर? बेटा 44,700 के थे, साल के आखिर में पता लगा 2,700 रुपए के बेडेड हो गए, तो आप कितने बचेंगे? 4,200 बचेंगे। अब उसके बाद वो बोलता है कि अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन्ड एट 5% ऑफ रिमेनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स। तो अब ये प्रोविजन कितना चार्ज करते हैं? 5%। तो इनके रिमेनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स हैं कितने? 42,000 के। 42,000 पे लगाते हैं अब आप 5%, तो आपका प्रोविजन आ जाएगा। तो लगाते हैं 42,000 पे 5%, सो इट इज 2,100। तो ये जो 2,100 आया है ना, ये तुम्हारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आ गया। ये तुम कहां रिकॉर्ड करोगे? अपनी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करोगे। ये तुम्हारे करंट ईयर का प्रोविजन आया है। अब तुम देखो लास्ट ईयर का प्रोविजन कितना गिवन था। अगर तुम लास्ट ईयर का प्रोविजन देखो तो वो था 1,400। ठीक है, तो लास्ट ईयर तुम्हारा प्रोविजन 1,400 था। लास्ट ईयर जो तुम्हारा प्रोविजन था वो 1,400 था, और इस साल तुम्हारा 2,100 हो गया। तो प्रोविजन इंक्रीज हो गया है डिक्रीज हो गया? इसको 1,400 में से माइनस कर दें तो आपके पास आंसर आएगा 700 का। तो 700 का इंक्रीज इन पीबीडी हो गया, इंक्रीज इन पीबीडी। और ये कहां रिकॉर्ड करोगे आप अपना इंक्रीज इन पीबीडी? ये सर इनकम स्टेटमेंट में जाता है। क्लियर हो गई बात? तो ये आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की भी ट्रीटमेंट कर ली, एंड दैट्स इट। ये सारा जो क्वेश्चन था उसमें जितनी भी ट्रीटमेंट्स थी वो सारी हो चुकी। आप ऊपर से यहां से देख सकते हैं, ये ट्रीटमेंट है आपके पास। यहां से हमने करना शुरू करी एडलेस, सारी चीजें देखते जाओ। यहाँ पे हम लोगों ने सारी चीजें एडलेस जो भी हमें करनी थी वो हमने करी। डबल एंट्रीज जहाँ बनाने की जरूरत थी वहां डबल एंट्रीज बना के भी उन कॉन्सेप्ट को क्लियर करा। ये आपका पहला वाला पेज था, और उसके बाद फिर आप लोगों ने यहाँ पे ये दूसरी वाली एडजस्टमेंट को सॉल्व किया। अब वो आपको बोलता क्या है? वही बच्चों वाली बात, पहले इनकम स्टेटमेंट बना दो, फिर बोलता है बैलेंस शीट बना दो। क्लियर हो गई बात यहां तक? अब हम क्या करेंगे? अब हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे। क्लियर? अच्छा भाई, अब हम इनकम स्टेटमेंट बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए हमें ये बात पता होनी चाहिए कि यार जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी सेल्स कितनी है। अच्छा, उसकी जो सेल्स थी वो 44,700 की थी। अच्छा, ये जो 44,700 की आपके पास सेल्स है, तो ये आप सबसे पहले अपने पास सेल्स या रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लें 44,700 का। लेकिन इस 44,700 के साथ साथ हमें एक और चीज नजर आई थी, और वो क्या था? आपका रिटर्न इनवर्ड्स था। तो रिटर्न इनवर्ड्स कितने का है? 8650 का है। तो ये 8650 का आप अपने पास रिटर्न इनवर्ड्स माइनस करके और नेट सेल्स कैलकुलेट कर लें। वंस आपने नेट सेल्स कैलकुलेट कर ली, ये सारा काम आपका हो गया, तो उसके बाद आप लोग नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे जिसका नाम होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब ये कॉस्ट ऑफ सेल्स में सबसे पहले क्या चीज रिकॉर्ड की जाती है? सर कॉस्ट ऑफ सेल में सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री। तो बेटा देखो ना, ओपनिंग इन्वेंट्री आपके पास कितने की है? सर ओपनिंग इन्वेंट्री जो हमें गिवन है वो है 29,350 की। तो ये रिकॉर्ड कर लो ओपनिंग इन्वेंट्री 29,350 की। फिर क्या रिकॉर्ड करोगे? सर परचेजेस रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, जो आपकी परचेजेस थी, परचेजेस से रिलेटेड एक एग्जामिनर ने बात करी थी कि 7,500 की परचेज आपने ऐड नहीं करी हुई थी, तो उसको ऐड करके टोटल दोनों परचेज मिला के एक साथ रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो यहां पे आप परचेज लिखेंगे, और जो भी आपके पास परचेजेस थी पहले से 204,400 की, उसमें 7,500 ऐड कर देंगे, और इन दोनों को ऐड करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा वो आंसर आप रिकॉर्ड कर देंगे अपने पास। अच्छा, अब हमारे पास सवाल के अंदर कोई परचेज रिटर्न थी नहीं, तो हम डायरेक्टली क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस कर सकते हैं। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है हमारे पास वो कितने की है? क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 32,450 की। तो 32,450 की क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस करेंगे, और उसके बाद हमारे पास ये माइनस करने के बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी। एंड वंस हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई, अब हम लोगों ने क्या करना है? इसको सेल्स में से माइनस या नेट सेल्स में से माइनस करना है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट। तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अब आप लोग क्या करें? इन दोनों को कैलकुलेटर में उठाएं, माइनस करें, और आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आपको पता लग जाएगा। क्लियर हो गई बात? अच्छा जी, उसके बाद फिर अगली बात सुने। फिर आप लोग ये देखें, क्या आपके पास कोई अदर इनकम्स थी सवाल के अंदर? सर अदर इनकम्स थी। तो पहली जो मुझे अदर इनकम यहाँ पे नजर आ रही थी, वो एक मुझे नजर आ रही थी रेंट रिसीवेबल के नाम से। याद करें, रेंट रिसीवेबल था आपके पास कितने का? 8500 का मिल चुका है, और 4500 का मिलना है। तो इन दोनों को ऐड करके मैं अपना एक इनकम बनाऊंगा रेंट रिसीवेबल की, और वो 8500 में 4500 को मैं ऐड करूंगा, और इसका जो भी टोटल आंसर आता है उसको मैं ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर ऐड कर लूंगा। इसके अलावा मेरे पास कोई और अदर इनकम है नहीं। अदर इनकम और क्या क्या हो सकती थी? जैसे कि कोई डिस्काउंट रिसीव हो जाता, जैसे कि कोई आपके पास क्या कहते हैं, गेन ऑन डिस्पोजल हो जाता, या फिर जैसे रेंट रिसीव या कमीशन रिसीव, ऐसी कोई चीज हो सकती थी। तो हमारे पास है नहीं, तो हम इसका टोटल निकाल लेंगे, और टोटल निकालने के बाद वो हमारे पास आंसर आ रहा है 242,500 का। क्लियर हो गई बात? अब तुम लोगों ने क्या करना है? अब तुम लोगों ने अपने एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करना शुरू करने हैं। तो हमारे पास जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आएंगे वो कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं? सबसे पहला एक्सपेंस अगर हम लोग देखें
तो यहाँ पे हमें मोटर व्हीकल एक्सपेंस नजर आ रहा है। ठीक है, तो मोटर व्हीकल एक्सपेंस हम पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं, जो जो हमें नजर आ रहे हैं वो हम सीधा सीधा करते हैं। मोटर व्हीकल से रिलेटेड कोई बातें नहीं थी खास, तो हम वो रिकॉर्ड कर लेते हैं सीधा सीधा। ठीक है, और एक एक्सपेंस और है जो हम लोगों ने नीचे लिखा हुआ था बेड डेट का, तो ये भी हम अपने पास रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पेज खत्म हो गया है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। और एक बेड डेट का एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेते हैं 2700 का। फिर उसके बाद आप अगला एक्सपेंस अगर देखें यहाँ पे, तो हमारे पास और कौन सा एक्सपेंस है, हम लोगों ने अभी कौन सा रिकॉर्ड किया था, मोटर व्हीकल। इसके ऊपर भी एक एक्सपेंस लिखा हुआ है जो कि वेजेस एंड सैलरीज है, तो ये वेजेस एंड सैलरीज का एक्सपेंस भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो वेजेस एंड सैलरी से रिलेटेड भी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो डायरेक्टली इसको रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद आप आगे आ जाए तो अगली चीज है जर्नल एक्सपेंस। अब जर्नल एक्सपेंस के साथ क्या था, कुछ अक्रूड था और कुछ प्रीपेड था। तो 31100 प्लस 3500 माइनस 1800 करके हम ये वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे। 31100 प्लस 3500 माइनस 1800 करके हम ये वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे, और इसका जो भी हमारे पास कैलकुलेट होकर आंसर बनेगा, वो आंसर बनेगा हमारे पास 32800। क्लियर हो गई बात। अच्छा भाई, उसके बाद फिर आप अगला एक्सपेंस अगर देखें तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है रेंट रिसीबल, तो इनकम थी। रेंट पेबल, अब रेंट पेबल कितने का है, 24,000 का है, तो 24,000 का एक रेंट पेबल आप रिकॉर्ड करें। लेकिन रेंट पेबल के साथ आप देख लीजिएगा 4,000 का प्रीपेड था, तो वो 4,000 का प्रीपेड यहाँ से पहले सबट्रैक्ट करेंगे, और फिर उसके बाद 20,000 की अमाउंट यहाँ पे लाके रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक हो गई बात। उसके बाद फिर आप रेंट रिसीबल के बाद अगर आप आगे आके देखें तो यहाँ पे सॉरी पेबल के बाद आप आगे आके देखें तो मेरे पास नॉन करंट एसेट्स दिए हुए हैं। तो नॉन करंट एसेट्स की मुझे क्या चाहिए, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी है, तो मैं रिकॉर्ड करता हूँ। मोटर व्हीकल की डेप्रिसिएशन मैंने कितनी कैलकुलेट करी थी, 5600 कैलकुलेट करी थी, और ये जो मेरे पास 5600 आया था, ये कैसे आया था, 28,000 पे मैंने कितना लगा दिया था, 20%। 28,000 क्या था, नेट बुक वैल्यू थी, इस पर 20% लगाया, ये क्या था, इसका परसेंटेज था रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का। तो डेप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल 28,000 पे 20% लगाया था, तो आंसर कितना आया, 5600, वो रिकॉर्ड कर देंगे। फिर इसी तरीके से इसके बाद आपके पास अगला जो एक्सपेंस था वो था कंप्यूटर की डेप्रिसिएशन। वो 9500 आई थी, कैसे निकाली थी, 38,000 जो कि नेटबुक वैल्यू बनी थी, उसका 25% आपने निकाला था, तो ये आपके पास आ गया था 38,000 का 25% कितना होता है, 9500, ये आप कैलकुलेट कर चुके थे। फिर उसके बाद आप आगे आ जाए तो आपने एक और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करी थी फिक्शन फिटिंग्स की, जो कि कॉस्ट के ऊपर 10% लगाना था, क्योंकि एसएलएम था, तो वो 1500 की डेप्रिसिएशन इसकी आप अपने पास रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब आपके पास ये 1500 की इसकी भी डेप्रिसिएशन आ गई। उसके बाद फिर आप आगे आके देखें तो यहाँ पे और क्या एक्सपेंस नजर आ रहा है, एक और एक्सपेंस नजर आ रहा है हीट एंड लाइट के नाम से। ठीक है, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो गई, अभी हीट एंड लाइट के नाम से एक एक्सपेंस नजर आ रहा है। मैं बैंक इंटरेस्ट को बार बार अभी नहीं छेड़ा, क्योंकि मैं एंड में आके इसके बारे में बात करूंगा। अच्छा जी, अब अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे मेरे पास जो क्या कहते हैं हीट एंड लाइट का खर्चा है वो 10,700 का है, तो मैं हीट एंड लाइट 10,700 का खर्चा रिकॉर्ड कर लेता हूँ। फिर उसके बाद हम लोगों ने और भी कुछ चीजें देखी थी, जैसे कि हमारे पास इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आया था, और वो कितना आया था, 700 का आया था, तो वो इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी आप रिकॉर्ड कर लें अपने पास। ठीक है, और ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया था। ओपनिंग कितना था, ओपनिंग वॉस 1400, क्लोजिंग वॉस 2100, तो बढ़ कितने से गया, 700 से, तो 700 हम लोगों ने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रिकॉर्ड कर लिया। अच्छा, अब अगर हम बात करें इंटरेस्ट के बारे में, बैंक लोन का इंटरेस्ट, तो बैंक लोन का इंटरेस्ट किस तरीके से कैलकुलेट होगा, गौर से देखें। बैंक लोन आपने लिया हुआ कितने का है, जरा सोचिएगा, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। 80,000 का, इस 80,000 पे आप कितना परसेंट इंटरेस्ट पे करते हैं, 80,000 पे सर हम 5% पे करते हैं, तो आओ जरा हम कैलकुलेट करें। 80,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100, तो ये जो मेरा लोन का इंटरेस्ट बन रहा है ना, एक मिनट मैंने कुछ गलत कर दिया, 80,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हमारे पास जो बन रहा है, ये बन रहा है 4,000 का। यानी कि जब मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूं, इसके ऊपर मैं 5% चार्ज कर रहा हूं, तो ये मेरा जो इंटरेस्ट एक्सपेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 4,000 का इंटरेस्ट एक्सपेंस आ रहा है। लेकिन अगर तुम नोटिस करो तो मैंने इंटरेस्ट एक्सपेंस पे कितना किया है, खाली 2500। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस साल का असल खर्चा कितना है, 2500 या 4,000, सर 4,000 है। तो इनकम स्टेटमेंट में कितना रिकॉर्ड होना चाहिए, सर 4,000 रिकॉर्ड होना चाहिए। और मुझे ये बताओ कि यार, ये अगर तुम इनकम स्टेटमेंट में 4,000 रिकॉर्ड करोगे, तो तुमने अभी तक कितना इंटरेस्ट है जो पे नहीं किया, बस सर इसको 2500 में से माइनस कर दें, तो -2500, तो तुम्हारे पास आ जाएगा 1500। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका 5% कहाँ चला जाएगा तुम्हारा, इनकम स्टेटमेंट के अंदर, जो कि आ रहा है 4,000। और इसको 4,000 में से माइनस करो तो तुम्हें पता लग जाएगा तुमने अभी तक कितना इंटरेस्ट पे नहीं करा हुआ, 1500 का। तो ये 1500 का तुमने इंटरेस्ट फ्यूचर में पे करना है, तो ये तुम्हारी करंट लायबिलिटी बन जाएगी, यानी बैलेंस शीट के अंदर ले जाके इसको एज अ करंट लायबिलिटी रिकॉर्ड कर दोगे।
बात समझ आई? अब अगर तुम लोग यहाँ पे और यहाँ पे आके अपना इंटरेस्ट रिकॉर्ड करो तो कैसे रिकॉर्ड करोगे? 2500 माइनस 1500 जो कि कितना आंसर आ जाएगा? 4000 आ जाएगा। अब आप लोग यहाँ पे आके गौर से देख ले, हम लोगों ने यही ट्रीटमेंट करी, डन। और ये वाली बात हम लोगों ने यहाँ पे लाके रिकॉर्ड भी कर ली। अब आप लोगों ने क्या करना है? अब आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना है, इन सारे एक्सपेंसेस का टोटल निकालना है, इन सब का टोटल निकाल लेना है। तो अब इन सब का जब आप टोटल निकालोगे, इस सब को ऐड कर लो, तो इनका जो टोटल आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा 212,300 का। और इस टोटल को आप लोगों ने क्या करना है? अपना ग्रॉस प्रॉफिट आफ्टर एडिंग इनकम जो आपके पास आया था 242,500 का, इससे माइनस कर देना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो अब नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। और नेट प्रॉफिट जो हमारे पास आ रहा है वो कितना आ रहा है? 30,250 का आ रहा है। ये मेरा हो गया नेट प्रॉफिट। क्लियर हो गई बात? ये मैंने बना ली पूरी कंप्लीट इनकम स्टेटमेंट जो ये हम लोगों ने यहां से स्टार्ट करी थी। ठीक है, ये सारी बातें हम रिकॉर्ड करते गए, रिकॉर्ड करते गए, रिकॉर्ड करते गए। एंड देन आफ्टर रिकॉर्डिंग, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया? सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किया और हम लोगों ने एक अपना नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। जो हमारा पहला पार्ट है इनकम स्टेटमेंट का, वो क्लियर हो जाना चाहिए आपको। ये कंप्लीट हो चुका है। ये रही इनकम स्टेटमेंट और ये रही बाकी का इनकम स्टेटमेंट का पार्ट। अब आप लोगों ने क्या करना है? अब आप लोगों ने इनकम स्टेटमेंट बनाने के बाद अब बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या रिकॉर्ड करेंगे? नॉन करंट एसेट्स रिकॉर्ड करेंगे। नॉन करेंट एसेट में सबसे पहला एसेट आपके पास है कौन सा? सर हमारे पास है मोटर व्हीकल। वो कितने की है? 40,000 की है। तो मोटर व्हीकल आप रिकॉर्ड कर लें अपने पास लाके। उसकी कॉस्ट कितनी है? 40,000। सर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के कॉलम में हम क्या लिखेंगे? बेटा कुछ भी नहीं करना, कोई ऐसी खास मेहनत नहीं करनी। आप मुझे बताओ, आपका 12,000 का पहले से डेप्रिशिएट हुआ था, 5,600 का मजीद डेप्रिशिएट हो गया, तो 12,000 प्लस 5,600 दोनों को प्लस करके जो अमाउंट बनती है वो बनती है 17,000, 17,600। वो दोनों आपस में ऐड कर लोगे और फिर इन दोनों को आपस में नेट करोगे, यानी 40,000 माइनस 17,600, तो तुम्हारे पास नेट बुक वैल्यू आ जाएगी। और नेट बुक वैल्यू तुम्हारी बन जाएगी 22,400 की। ऐसे ही तुम अगले एसेट के साथ काम करोगे। अगला एसेट तुम्हारे पास, उसकी जो कॉस्ट है वो 55,000 है, तो 55,000 की कॉस्ट रिकॉर्ड कर लो सबसे पहले तो आप अपने पास। उसके बाद फिर आप इसकी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन देखो तो 17,000 प्लस 9,500, तो इन दोनों को ऐड करके अपने पास रिकॉर्ड कर लो, जो कि बनेगा 26,500। और फिर इन दोनों को आपस में माइनस करो तो नेटबुक वैल्यू आ जाएगी। तो नेटबुक वैल्यू आपके पास बन जाएगी 28,500 की। क्लियर? फिर उसके बाद आप आगे आओ तो अगली चीज अगर आप देखो तो आपको फिक्शन फिटिंग्स दिया हुआ है जिसकी कॉस्ट कितनी है? 15,000। तो लाओ और लाके कॉस्ट को रिकॉर्ड कर लो अपने पास। अब जैसे ही तुम कॉस्ट रिकॉर्ड कर लोगे तो उसके बाद तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? तुमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना है, तो 4,000 प्लस 1,500 तो कितना हो जाता है? दोनों को आपस में ऐड कर लें, 5,500 बन जाएगा। और ये 5,500 को माइनस कर दें 15,000 में से, तो नेटबुक वैल्यू आ जाएगी आपके पास 9,500 की। उसके बाद आप लोगों ने इन एसेट्स का टोटल कैलकुलेट कर लेना है। इन एसेट्स का टोटल कैसे कैलकुलेट करेंगे? इन सबको आपस में ऐड करें, टोटल नॉन करंट एसेट्स आ जाएंगे आपके पास 60,400 के। क्लियर हो गई बात? ये आपका पूरा हेड बन चुका है, ये आपका पूरा सेक्शन बन चुका, किससे रिलेटेड? ये आपका पूरा सेक्शन बन चुका 60,400 का, नॉन टोटल नॉन करंट एसेट्स का। अब आप अगली हेडिंग डालेंगे अपने करंट एसेट्स की। अब करंट एसेट्स में सबसे पहले आप क्या चीज रिकॉर्ड करते हैं? सर क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो बेटा आओ और देखो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितने की थी? 32,450 की थी। तो 32,450 की तुम क्या करो? क्लोजिंग इन्वेंट्री रिकॉर्ड कर लो 32,450 की। अच्छा, अब क्लोजिंग इन्वेंट्री रिकॉर्ड करने के बाद तुम अपने ट्रेड रिसीवेबल्स को रिकॉर्ड करो। ट्रेड रिसीवेबल्स के साथ एक छोटी सी गेम हुई थी कि ट्रेड रिसीवेबल्स 44,700 के थे, जिसमें से 2700 के बेडेड हो गए थे, तो अब रिमेनिंग कितने बचे थे? 42,000 के बचे थे। तो ये आप यहाँ पे वर्किंग शो करके एग्जामिनर को ये आंसर शो कर देंगे, 42,000 के आपके ट्रेड रिसीवेबल्स बचे। फिर आप इसमें से लेस करोगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो इस साल का बैलेंस शीट में जाने वाला जो परसेंटेज लगा के आंसर आया था वो कितना आया था? 2,100 आया था। ये कहां जाएगा? बैलेंस शीट के अंदर। तो इसको आप रिकॉर्ड कर लें, 42,000 का 5%। कितना आया था? 2,100 आया था। और उसके बाद फिर आप अगली चीज का रिकॉर्ड करेंगे? अदर रिसीवेबल्स। अब अदर रिसीवेबल्स में क्या क्या आता है? सर अदर रिसीवेबल्स के अंदर अक्रूड इनकम्स और प्रीपेड एक्सपेंसेस आते हैं। अब अक्रूड इनकम अगर आप देखें तो आपके पास थी, और कुछ प्रीपेड एक्सपेंसेस भी थे। अगर हम बात करें तो हमारे पास सबसे पहले ऊपर आ जाए तो प्रीपेड एक्सपेंस के बारे में अगर हम बात करें तो पहला प्रीपेड एक्सपेंस कितना था? वो ये था। ठीक है, आपका ये जनरल एक्सपेंस कुछ प्रीपेड था। फिर उसके बाद दूसरी चीज जो आपके पास प्रीपेड एक्सपेंस था वो ये 4,000 का था, जो आपने रेंट एक्स्ट्रा पे किया हुआ था। और इसी तरीके से आपके पास एक अक्रूड इनकम भी थी 4,500 की। तो ये तीनों की तीनों चीजें कहां रिकॉर्ड होनी चाहिए? 4,500 हो, 1,800 हो, या 4,000 हो। भाई ये आपका प्रीपेड एक्सपेंस है, तो ये करंट एसेट है। ये भी आपका प्रीपेड एक्सपेंस है, तो ये भी आपका करंट एसेट है। और ये आपकी अक्रूड इनकम है, तो अक्रूड इनकम भी क्या होता है? आपका करंट एसेट होता है। तो इन तीनों को आपस में ऐड करेंगे आप, और ऐड करने के बाद 4,000 है ये, इसको ऐड करने के बाद आप लोगों ने इनका टोटल बना के लिख देना है, वो बनेगा 10,300। इसके अलावा आपके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, या सॉरी कैश
एंड बैंक था, तो कैश एंड बैंक जो आपके पास है वो कितने का गिवन है? 7,500 का गिवन है, दिख रहा है सब? वो सॉरी, 15,400 का गिवन है, राइट? और उसमें से 7,500 हमने परचेजेस करी थी, जो माइनस नहीं करा हुआ था, तो परचेज करी, तो 7,500 हमने यहाँ से माइनस करना था। तो अब हम क्या करेंगे, जब बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे तो 15,400 में से 7,500 माइनस कर देंगे, राइट? तो अब यहाँ पे आप लिखें 7,500 माइनस कर दें 15,400 से, और आपके पास एक आंसर आ जाएगा। एंड दैट सेड, ये आपके सारे करंट एसेट्स हो गए। सवाल में इतने ही करंट एसेट्स थे, ठीक है? बात समझ रही? अगर आप नोटिस कर ले नीचे, तो भाई एक करंट एसेट ये था, एक ट्रेड रिसीवेबल आपने ऊपर लिख दिया, एक ये था, एक ये था, और एक ये था, तो आपने सारे करंट एसेट्स अपने रिकॉर्ड कर लिए। अच्छा जी, उसके बाद फिर आप इन लोगों का टोटल निकाल लेंगे, और इनका टोटल बन जाएगा 90500। इसको ऐड कर दोगे नॉन करंट एसेट में, तो तुम्हारे पास आ जाएंगे टोटल एसेट्स। डन हो गई बात? तो तुम्हारे जो टोटल एसेट्स बनेंगे वो 1,50,950 के तुम्हारे टोटल एसेट्स बन जाएंगे। क्लियर हो गई बात यहां तक? अब इसके बाद तुम लोगों ने क्या करना है, इसके बाद तुम लोगों ने अगला हेड बनाना है बैलेंस शीट का, और वो जो अगला हेड होगा वो तुम लोगों का बनेगा टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज का। अब ये टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज में सबसे पहले तुम क्या लिखते हो? सर ओपनिंग कैपिटल। बेटा ओपनिंग कैपिटल ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है एग्जामिनर ने 30,000 का, उठाओ आग बंद करके और लिख दो 30,000। सर इसके बाद बेटा इसके नीचे बिल्कुल नेट प्रॉफिट ऐड करोगे। अब नेट प्रॉफिट तुमने ऊपर कितना कैलकुलेट करा था? सर हम लोगों ने कैलकुलेट करा था 3250, तो यहाँ पे लाओ और यहाँ पे लाके 3250 नेट प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लो अपने पास, ठीक है? 3250 का नेट प्रॉफिट। फिर क्या करें सर? बेटा अब इसमें से ड्राइंग्स को लेस कर लो। जो आपके पास ड्राइंग्स है उसको, ड्राइंग्स देखें कितने की है? 31050 की। तो इसमें से आप क्या करें, ड्राइंग्स को लेस कर लें 31050 की, और आपके पास जो आंसर आएगा उसको आप कहोगे क्लोजिंग कैपिटल। अब ये जो आपके पास क्लोजिंग कैपिटल आ रहा है ये कैसे आएगा? इन सबको आपस में एडलेस कर लो, यानी कि दिस प्लस दिस माइनस दिस इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल कितना आ रहा है? 29200 का आपके पास क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा, ठीक है? अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आपने देखना है कि क्या आपके पास कोई लॉन्ग टर्म लायबिलिटी थी सवाल में? हाँ सर, हमने एक बैंक लोन लिया हुआ था, कितने का? 80,000 का। तो ये बैंक लोन अपने पास लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के नाम से रिकॉर्ड कर ले। अब तुमने क्या करना है, अब तुमने यहाँ पे 2900 प्लस 80,000 करना है। तो दोनों को जब तुम आपस में ऐड करोगे ना, यानी कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और क्लोजिंग कैपिटल को जब तुम ऐड करते हो, तुम्हारे पास आता है कैपिटल इंप्लॉयड। ये कैपिटल इंप्लॉयड आप अपने पास रिकॉर्ड करेंगे। इंप्लॉयड के अंदर एक ही आता है, यहाँ दो लिखे हुए हैं, तो उसको सही कर लीजिएगा अपने पास, ठीक है? तो इसको टोटल निकाल लेंगे तो ये बन जाएगा 1,119,100 का। अब क्या करेंगे? अब आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना है, सबसे लास्ट पार्ट में आ गए। अब आप लोगों ने करंट लायबिलिटीज रिकॉर्ड करनी है। तो करंट लायबिलिटीज की एक प्यारी सी हेडिंग लिख लें। अब करंट लायबिलिटीज में सबसे पहले क्या लिखेंगे भाई? ट्रेड पेबल्स लिखोगे। ट्रेड पेबल्स कितने के? 36750 के। तो 36750 के आप ट्रेड पेबल्स रिकॉर्ड करें, 36750 के। उसके बाद क्या रिकॉर्ड करोगे? अदर पेबल्स। अब अदर पेबल्स का मतलब क्या है? अदर पेबल्स का मतलब होता है अक्रूड एक्सपेंसेस या प्रीपेड इनकम। सवाल में प्रीपेड एक्सपेंस इनकम्स नहीं थी, बट अक्रूड एक्सपेंसेस दो थे। याद दिलाता हूं कैसे। सबसे पहला अक्रूड एक्सपेंस तो उसमें आपको यहाँ पे दिया हुआ था, वैसे तो एडजस्टमेंट में जाके देख लो। तो एक अक्रूड एक्सपेंस था 3500 का, पहला, ठीक है? एक अक्रूड एक्सपेंस था 3500 का, ठीक है? और ये रहा आपके पास 3500 का एक अक्रूड एक्सपेंस था, ठीक है? करंट लायबिलिटी के अंदर रिकॉर्ड करेंगे आप इसको। और दूसरा आपके पास जो अक्रूड एक्सपेंस है ना, वो आपका बैंक का लोन इंटरेस्ट है, जो 1500 तुमने अभी तक पे नहीं किया है। सर ये वाली बात दोबारा याद दिला दें। बेटा 80,000 के लोन पे 5% का इंटरेस्ट पे करना था, तो 4,000 का इंटरेस्ट बनता है इस साल का तुम्हारा। लेकिन तुमने अभी तक पे किया हुआ है 4,000 में से सिर्फ कितना है? 2500। तो जब मैंने इसको 4,000 में से माइनस करा 2500 को, तो रिमेनिंग इंटरेस्ट अभी मैंने और कितना पे करना है? 1500 का। तो यानी कि एक ये और एक ये दो मेरे पास करंट लायबिलिटीज नजर आ रही हैं, तो ये दोनों करंट लायबिलिटीज कहां रिकॉर्ड करूंगा? अदर पेबल्स के अंदर मैं रिकॉर्ड कर लूंगा 3500 एंड 1500। और ये 3500 1500 जैसे ही ऐड कर लिया, तो अब मेरा काम खत्म हो गया। अब मैं क्या करूंगा? इन तीनों को आपस में ऐड करूंगा और एक बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करूंगा, और उसका आंसर का नाम होगा टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज, क्योंकि मैं यही कैलकुलेट कर रहा था। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज का टोटल निकालना होता है, तो वो मेरे पास आ जाएगा 150,950। अब अगर तुम ऊपर आके देखो, तो तुम्हारे जो नॉन करंट एसेट्स थे वो कितने के थे? 150,950 के। और तुम्हारे पास टोटल इक्विटी और लायबिलिटी भी कितनी है? 150,950 की। आई होप कि जितनी भी हम लोगों ने बातें करी हैं सारी एडजस्टमेंट, देखो मैंने तुम लोगों को एक बात बड़ी सिंपल सी बताई है कि अगर तुम लोगों को ये करने आता है जो मैं इस पेज पे करता हूं,
दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज द एक्चुअल थिंग जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर तुम्हें ये वाला काम आता है ना, तो यहीं से उठा के यहाँ तो खाली कॉपी पेस्ट मारना होता है इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट के अंदर। ये बनाना कोई टेक्निकल काम नहीं है, ये सीखना बहुत टेक्निकल काम है, जो मैं आप लोगों को चीजें सिखा रहा होता हूँ, एक एक एडजस्टमेंट, क्या ट्रीटमेंट होगी, क्यों होगी, कैसे होगी, क्या वजह है, क्या रीजंस है, ये सारा पेज सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे ज्यादा टाइम ही इस काम पे लगता है। यहाँ पे तो उठा उठा के हम लोगों ने वही वैल्यूज कॉपी पेस्ट करनी है जो हम लोगों ने यहाँ कैलकुलेट करा होता है। जो भी चीजें हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं वही सब कुछ तो हम लोगों ने ये सब कुछ ही तो कॉपी पेस्ट मारा है वहां पे ले जाके। बस हमें ये पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ रिकॉर्ड होगी। तो अब अगर आप इसको एक दफा गौर से देखें, तो ये आप लोगों ने इनकम स्टेटमेंट बनाना स्टार्ट करी थी क्वेश्चन नंबर 46 की। ये इनकम स्टेटमेंट का पहला पार्ट देख लें, ये इनकम स्टेटमेंट का दूसरा पार्ट, ये बैलेंस शीट का स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, आप चाहें तो हेडिंग भी लिख लें, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है। और इधर एक और चीज था, ये पहला पार्ट, और ये दूसरा पार्ट जिसके अंदर एम्प्लॉयड की स्पेलिंग में एक ई आता है, इधर मैंने दो लिखे हुए थे, तो इसको इस तरीके से एक सिंगल ई बना लीजिएगा, एंड दैट्स क्लियर। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से अब समझ आ गया होगा, इसके अंदर भी आपको कोई खास इश्यूज नहीं हो रहे होंगे। और बस एक इंपॉर्टेंट चीज, बैंक लोन से रिलेटेड मैंने आप लोगों को बोला था कि बैंक लोन वाली जो बात होती है ना, इस पे एग्जामिनर साइलेंट रहता है यूजुअली। देखो लास्ट क्वेश्चन के अंदर जो हमने लास्ट क्लास में करा था, उसने बताया था लोन इंटरेस्ट वॉज अनपेड, बट यहाँ पे उसने लोन इंटरेस्ट के बारे में कहीं पे भी हमें ये नहीं बताया कि ये अनपेड था। हमें ये खुद कैलकुलेट करना होता है। देखो किसी एडजस्टमेंट इसने नहीं बताया हुआ कि लोन इंटरेस्ट अनपेड है, तुम खुद दिमाग से कैलकुलेट करो ना। सिर्फ लोन इंटरेस्ट पे ही साइलेंट रहता है नॉर्मली एग्जामिनर। देखो लोन कितना बनता था 80,000, उस पे लगता था 5%, तो इंटरेस्ट कितना बनता है 4,000, तो तुम्हें इनकम स्टेटमेंट में तो 4,000 लिखना है, राइट। तो अब इस 4,000 में से तुमने पे कितना कर दिया 2,500, तो अभी रिमेनिंग कितना और पे करना है 1,500, तो 1,500 तुम्हारी करंट लायबिलिटी बन जाएगी। सिंपल सी ट्रीटमेंट है इसकी। बात समझ रहे? तो ये बात एक वाहिद ऐसी बात होती है जिसपे अक्सर एग्जामिनर साइलेंट भी रहता है, कभी कभी लिख के भी दे देता है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में लिख के दिया हुआ था कि बैंक इंटरेस्ट जो है वो ड्यू है, यहाँ पे नहीं लिख के दिया हुआ, तब भी हम खुद ड्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा भाई, अब हमारा जो ये सोल ट्रेडर का टॉपिक है ना, ये हम लोगों ने काफी सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर लिए, पूरे पूरे फुल फुल फ्लेज सवाल कर लिए, पूरी कंप्लीट इनकम स्टेटमेंट, पूरी कंप्लीट बैलेंस शीट बना ली। अब आप लोग इस लायक हो चुके हैं कि आप हर टाइप का सोल ट्रेडर का सवाल सॉल्व कर सकते हैं। और अब इस क्वेश्चन के साथ हम इस सोल ट्रेडर के टॉपिक को वाइंड अप करेंगे, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने इस टॉपिक का करा है, सोल ट्रेडर का। और आने वाली क्लासेस के अंदर हम एक और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और ये जो हमारा सोल ट्रेडर है ये बिल्कुल डन 100% हो चुका है। आपके पास कोई क्वेरीज हो, कुछ पूछना हो आप लोगों ने, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलें जी, अल्लाह हाफिज।